हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्वालिटी एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। वो है कि लास्ट मंथ में आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें, बिकॉज अभी आपके पास ऑलमोस्ट 25 से 30 डेज़ ही बचते हैं जिसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो इन 25 दिनों में आपने किस तरीके से अपनी स्टडी करनी है वो सब कुछ आपके सामने इस वीडियो के तहत मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे पहले आप लोगों ने आई थिंक अभी तक पूरा सिलेबस कवर कर दिया होगा। जिनका कुछ सिलेबस बचता है तो वो लोग उस सिलेबस को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास नया कुछ भी पढ़ने का टाइम नहीं है। हाँ, आपके पास रिवीजन का टाइम है। आपने जो पहले कुछ भी पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, और कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो कि रिपीट होने की जिनकी ज़्यादा संभावना है, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली यूनिट वाइज बताने वाला हूं कि कहां से कौन से क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना रहती है, और 100% वहां से रिपीट होते हैं क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल थ्योरी से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये एक यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट से आपके लिए पैराग्राफ भी आते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है, इस तरीके से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल थ्योरी में लाइक लिबर्टी आपका इक्वालिटी, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, पावर एंड सिटीजन, ठीक, सिटीजनशिप, यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे रिपीट होते हैं। ठीक है, लाइक थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक किसने लिखी, ठीक है, या फिर फ्रीडम के ऊपर किसने ज़्यादा काम किया है, वो आपको पता होना चाहिए कि लाइक लिबर्टी से जुड़े हुए कौन है, इक्वालिटी से जुड़े हुए कौन से विचारक है। आई थिंक उसकी आपने अभी तक लिस्ट बना दी होगी। लाइक इक्वालिटी से जुड़े हुए टॉनी से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट से जुड़े हुए डॉर्किन है आपके, सिटीजनशिप से भिखू पारिक है, विल किमलिका है। इस तरीके से क्या है, आपको अपना एक फ्रेमवर्क माइंड में तैयार करना है कि किस थ्योरी के साथ कौन सा चिंतक जुड़ा हुआ है और उसने कौन सी बुक लिखी है। तो बेसिकली यहाँ से आपसे बुक्स पूछी जा सकती है, या फिर ये थ्योरी किसने प्रतिपादित की है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। दूसरी आपकी जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन लगी है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से कॉन्सेप्चुअल आपके बनते हैं पॉलिटिकल ट्रेडिशन से। लाइक लिबरलिज्म पहला है, तो लिबरलिज्म की आपसे मूल मान्यताएं पूछी जा सकती है कि लिबरलिज्म की बेसिक अजम्पशंस क्या क्या है। लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म, या फिर आपका जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसके बीच डिफरेंस आपसे पूछ सकते हैं कि उनमें क्या क्या भिन्नताएं थी, क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। या फिर लिबरलिज्म से जुड़े हुए चिंतक कौन से हैं, उनकी किताबें कौन सी है। लाइक जॉन लॉक हो गए, आपके हॉब्स हो गए। वैसे जॉन लॉक सबसे पहले है, लेकिन हॉब्स को भी इंडिविजुअलिज्म का प्रतिनिधित्व माना जाता है, तो हॉब्स से भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद लिबरलिज्म के साथ अनेक चिंतक आगे जुड़ते गए, लास्की हो गए, लासवेल हो गए, तो वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका कंजर्वेटिज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, लाइक इंग्लैंड से हुई। एडमंड बर्ग को इसका फादर माना जाता है। और कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म की डिबेट क्या है, उदारवाद और रूढ़िवाद की डिबेट क्या है, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आपका सोशलिज्म भी कई टाइप का है। आपका रेडिकल सोशलिज्म, विकासात्मक सोशलिज्म आपका है। आपका जीडीएस कॉल का आप गिल्ड सोशलिज्म को देखते हैं, जिसे आप श्रेणी समाजवाद कहते हैं। तो अलग अलग जो सोशलिज्म है, कम से कम 6-7 प्रकार के सोशलिज्म है, उनके प्रपाउंडर आपको पता होना चाहिए, और उनकी जो बुक्स है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। उसके बाद मार्क्सिज्म से जो क्वेश्चन बनता है, बेसिकली अभी तक जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे थे, मार्क्स की बुक्स जो पूछा जाता है, मार्क्स की बुक्स और मार्क्सिज्म के जो बेसिक सिद्धांत है, लाइक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से पूछा जा सकता है, या फिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे लिया, कहाँ से अडॉप्ट किया और किस तरीके से वो आगे बढ़ा, उस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फेमिनिज्म से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 3 वेव जो फेमिनिज्म की है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड
थर्ड, फर्स्ट वेव में कौन कौन चिंतक है, सेकंड वेव में कौन से है और थर्ड में कौन से है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंसेस है। तो ये सारी वीडियोस के तहत मैं आपके सामने ये सारे टॉपिक को पहले डिस्कस कर चुका हूं, उसकी विशेषताओं को। उसके बाद इकोलॉजिज्म से क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, इनसे जो आएंगे डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, लाइक इकोलॉजिज्म क्या होता है, इकोलॉजिज्म की अवधारणा किसने दी, पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्निज्म में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और आपका मल्टीकल्चरलिज्म का सिद्धांत क्या कहता है, और उनके साथ जुड़े हुए थिंकर, लाइक रेडिकल थिंकर कौन है मल्टीकल्चरलिज्म का, लिबरल थिंकर कौन है, तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको अभी भी इन सब चीज़ों का आइडिया नहीं है तो आपको बहुत ही डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल थॉट जो आपके वेस्टर्न थॉट में है, पॉलिटिकल थॉट में आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको क्रम में याद रखने पड़ेंगे थिंकर्स, क्रम में, लाइक आप शुरू कर दीजिए यहाँ पे कन्फ्यूशियस सबसे पुराने हैं वेस्टर्न थॉट के अंदर, कन्फ्यूशियस के बाद प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, फिर मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, ठीक है, हीगल, मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट, कार्ल मार्क्स, इस तरीके से उनका एक टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा चिंतक किस सदी का है, बल्कि आपसे बुक्स उनकी पूछी जा सकती है, लाइक मैरी वॉल्स्टोनक्राफ्ट की बुक आ गई, दूसरी कार्ल मार्क्स की बुक आ गई, तीसरी रूसो की बुक आ गई, फिर उनको अरेंज करना है। जब आपको पता होगा कि कौन सा चिंतक पहले आया है कौन सा बाद में, तो आप सिस्टमेटिकली उसको ईजिली अरेंज कर पाओगे, ठीक है। पहली तो बुक्स, यहां से क्वेश्चन क्या आते हैं बुक से रिलेटेड, दूसरे आते हैं थ्योरी से रिलेटेड, लाइक हन्ना आरेंट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेटो का जस्टिस का सिद्धांत क्या है, एरिस्टोटल का जस्टिस का सिद्धांत क्या है, और आगे आप देखते हैं आपका जॉन रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत क्या है, या फिर आपसे माओ जेडोंग का सतत क्रांति, कॉन्टिन्यूस रेवोल्यूशन का क्या सिद्धांत है, और सभी फ्रांस फानोन किसके साथ जुड़े हैं, इनकी प्रमुख बुक क्या है। तो ये जितने भी आपके चिंतक हैं बेसिकली यहाँ से 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला इनकी बुक्स कौन कौन सी है, दूसरा इन्होंने कौन कौन सी थ्योरी दी है, और तीसरा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है और किसके संदर्भ में ये सही बैठता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर भी आपको पहले तो जो आपके थिंकर्स हैं वो किस सदी के थिंकर है, उन्होंने कौन कौन से मेजर काम किए हैं, मेजर उनकी राइटिंग क्या क्या है, उन्होंने कोई आंदोलन किए हैं तो आंदोलन उन्होंने कब किए, उसकी डेट्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अरेंज करने के लिए आ सकती है। उसके बाद आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, हालांकि इसको मैं आपके सामने बहुत ही वाइडली मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड की है एप्लीकेशन पे। तो इसमें लाइक अप्रोचेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, इंस्टीट्यूशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या अंतर है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसने प्रतिपादित की, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच किसने प्रतिपादित की, पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े हुए चिंतक कौन कौन से हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी कहाँ से ये इवॉल्व होती है। लाइक पॉलिटिकल इकोनॉमी में आप देखते हैं माल्थस हो गए, आपके हार्बर्ट स्पेंसर हो गए, और आपके वेल्थ ऑफ नेशन जिन्होंने लिखी है, इनका नाम स्किप हो रहा है, लेकिन इस तरीके से क्या है आपके सारे के सारे चिंतक पूछे जा सकते हैं कि पॉलिटिकल इकोनॉमी से कौन जुड़े हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से कौन जुड़े हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से कौन जुड़े हुए हैं, कंपैरेटिव मेथड, यहां से क्वेश्चन आपको आता है कि कंपैरेटिव मेथड क्या होते हैं, कंपैरेटिव मेथड कितने टाइप के होते हैं, कंपैरेटिव मेथड से किस तरीके से हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी पॉलिटिकल साइंस की। उसके बाद आप देखते हैं कॉलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन। इसमें आपका कॉलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन में आपका फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल एंड डीकोलोनाइजेशन, ठीक है। आपका उपनिवेशवाद का जो ये चरण है कब से शुरू होता है, 16वीं शताब्दी, कैसे कैसे उसमें विकास होता है धीरे धीरे, उसको
इसमें आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया में सबसे पहले कॉलोनी किसकी आई, उसके बाद किसकी आई, और भारत के अंदर कॉलोनियल स्ट्रगल क्या थी। वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड के अंदर जो आपकी कॉलोनियल स्ट्रगल थी वो क्या थी, किस तरीके से डीकोलोनाइजेशन किया गया, यूएनओ ने जो कमेटी बनाई थी वो डीकोलोनाइजेशन पे कब बनाई, इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है नेशनलिज्म। यहाँ पे बिल्कुल सिंपली यहाँ पे आपका जो सिलेबस में लगा है नेशनलिज्म, यूरोपियन एंड नॉन यूरोपियन। तो यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की उत्पत्ति कैसे होती है, नेशनलिज्म का जो फादर है मैकियावेली को बोला जाता है, और धीरे धीरे जो ये इटली से जर्मनी, और धीरे धीरे क्या है बाद में आप देखते हैं बिस्मार्क का टाइम आता है। बिस्मार्क के टाइम के अंदर किस तरीके से एकीकरण होता है जर्मनी का, इटली का एकीकरण, यूके कैसे एक नेशन पावर बनता है और पूरे विश्व के ऊपर वो राज करता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है नॉन यूरोपियन। अब ये यूरोपियन था आपका बेसिकली यहाँ पे जो आपसे पूछा जाता है नेशनलिज्म, यूके का नेशनलिज्म, जर्मनी का नेशनलिज्म, इटली का नेशनलिज्म, ठीक है, क्योंकि जर्मनी बाद में आप देखते हैं 1930 के दशक हिटलर के बाद वहाँ का जो नेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं नाजीवादी नेशनलिज्म की धारणा वहां पे अपनाई गई। इटली के अंदर 1920 के दशक के बाद फांसीवादी अवधारणा नेशनलिज्म की अपनाई गई। तो वो नेशनलिज्म के एक अलग कॉन्सेप्ट है यूरोप के अंदर। बाकी आपसे वहां पे नेशनलिज्म के क्वेश्चन आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कहीं ना कहीं नेशनलिज्म वहां से बढ़ा है। नॉन यूरोपियन के अंदर आपने बेसिकली देखना है यूएसए के अंदर नेशनलिज्म की भावना कैसे आती है। नॉन यूरोपियन के अंदर हमारा एशिया का भारत भी आ जाता है, भारत के अंदर नेशनलिज्म, या जापान की साम्राज्यवादी नीति, चाइना का इंटीग्रेशन, वहां से आपसे क्वेश्चन नॉन यूरोपियन नेशनलिज्म के अंदर पूछे जा सकते हैं। स्टेट थ्योरी, डिबेट ओवर नेचर ऑफ स्टेट, कैपिटलिज्म सोसाइटी, मतलब स्टेट से रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं कि कैपिटलिस्ट स्टेट की क्या विशेषताएं हैं, सोशलिस्टिक स्टेट की क्या विशेषताएं, कम्युनिस्ट स्टेट की क्या विशेषताएं हैं। वो आपको अब पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, आपका कम्युनिज्म, इनमें क्या डिफरेंस है और किस तरीके से वो अपने शासन को चलाते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है पॉलिटिकल रिजीम। पॉलिटिकल रिजीम कितने टाइप की होती है, पॉलिटिकल रिजीम लाइक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम हो गई, नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम हो गई। किन किन देशों में डेमोक्रेटिक रिजीम है वो आपसे नहीं पूछेंगे, किन किन देशों में नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं कि इनमें से किस देश के अंदर मोनार्की है। मोनार्की लाइक आपकी यूके के अंदर मोनार्की है, जापान के अंदर मोनार्की है, थाईलैंड के अंदर मोनार्की है, श्रीलंका के अंदर मोनार्की है। तो मेन देश आपसे पूछे जा सकते हैं कि किन देशों में आज भी राजतंत्र मौजूद है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गई। या फिर आपसे पूछी जा सकती है कि साम्यवादी व्यवस्था किन किन देशों में मौजूद है, जैसे चाइना में साम्यवादी व्यवस्था है, नॉर्थ कोरिया में है, वियतनाम है, लाओस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन देशों में कम्युनिज्म है, ठीक है। फिर आपसे पॉलिटिकल रिजीम में डेमोक्रेटिक रिजीम के अंदर संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या मिक्स फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किन किन देशों में है, तो वो आपको इसमें आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है। संविधान कितने टाइप के होते हैं, लिखित संविधान होता है, अलिखित संविधान होता है, राजतंत्र का संविधान कैसा होता है, लोकतंत्री शासन प्रणाली का संविधान कैसा होता है। तो ये बेसिक सा आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के संविधान होते हैं, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है डेमोक्रेटाइजेशन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सिलेबस को टच भी नहीं किया है ना, या फिर आपके दिमाग में, जैसे मैं यहाँ पे टॉपिक बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में सीधी सी बात नहीं आ रही है कि डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन क्या है, ट्रांजिशन क्या है, अगर आपके दिमाग में अभी तक ये क्लियर नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आप क्वालिटी एंड फैक्ट एप्लीकेशन से कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर
मैंने बनाया है, जिसमें सारी की सारी टर्म्स, इंपॉर्टेंट जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, सारे इसमें कवर किए गए हैं। उसके बाद आपकी डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी, डेवलपमेंट के साथ कौन कौन जुड़े हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के साथ कौन कौन जुड़े हैं, लाइक रोस्टॉप का चरणबद्ध मॉडल है, रोस्टॉप का जैसे जिसको टेक ऑफ मॉडल भी कहा जाता है डेवलपमेंट का, या फिर आपका आर्गेंस्की का हो गया, आपका एजी फ्रैंक डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं, समीर आमीन डेवलपमेंट, अनइक्वल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हैं। तो ये थिंकर्स और उनकी बुक्स आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर में बेसिकली एलीट थ्योरी से है, ये यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं इस लेक्चर को। एलीट थ्योरी से मैं आपको बोलूं 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। अब अगर 2015-16 की मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन एलीट थ्योरी से आए हैं। उसके बाद अगर 17 की बात करूं तो वहां पे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, और कोई भी साल ऐसा नहीं गया है जहां से पावर ऑफ स्ट्रक्चर यानी एलीट थ्योरी से क्वेश्चन ना आया हो। एलीट थ्योरी में लाइक गैटनमॉस का, पेरेटो, बर्नहम, या फिर आपके रॉबर्ट मिशेल्स, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया है, या फिर फाइनर का एलीट थ्योरी का सिद्धांत क्या है, रॉबर्ट डेहल का क्या है। तो ये आप एक बार इसको क्लियर कर लेना। फिर इलेक्टोरल सिस्टम में आपका पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप से आ सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टी और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या अंतर है, क्या क्या उनके कार्य पद्धतियों में अंतर है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आपके अप्रोचेज और थ्योरी से बनते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आपका क्या रहता है, लाइक रियलिज्म से क्वेश्चन आ सकता है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म से आ सकता है, नियो लिबरलिज्म, नियो रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर हाल में आने ही हैं, तो ये आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेट सिस्टम एंड नॉन स्टेट एक्टर में क्या अंतर है, पावर का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में पावर का सिद्धांत किसने दिया, पावर के बारे में मॉर्गेंथ्यू के क्या विचार है, कैटलिन के क्या विचार है, लासवेल के क्या विचार है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपसे पूछा जा सकता है। आपसे कन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में पूछा जा सकता है, कन्फ्लिक्ट और पीस, यहाँ पे नेचर ऑफ आपका वॉरफेयर का जो नेचर चेंज हुआ है उसके बारे में पूछा जा सकता है। पहले किस प्रकार के ट्रेडिशनल युद्ध होते थे जो शस्त्रों, भालों और बंदूकों से लड़े जाते थे, और आज के टाइम पे जो युद्ध है वो बहुत ही मॉडर्न हो गए हैं, तकनीकी हो गए हैं। आज युद्ध डायरेक्टली ना होकर ट्रेड एम्बार्गो, आपका व्यापार रोक दिया जाता है, आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस का आज के टाइम पे प्रचलन हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे यूनाइटेड नेशंस से क्वेश्चन बन सकता है। यूनाइटेड नेशंस के जो 6 अंग है वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यूनाइटेड नेशंस ने जो उनकी कार्य प्रणाली है 1945 या फिर आप 1950 के बाद का देख लीजिए। 1950 के बाद किस किस मिशन के अंदर यूएनओ गया है, कौन कौन से मिशन में यूएनओ की सेना गई है और उसने काम किया है। उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमी से आपसे ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। नॉर्थ साउथ डायलॉग, WTO, G20, ब्रिक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में ये सब किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और आसियान। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने इनके हेडक्वार्टर, इनकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, और इनका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसमें कितने देश हैं, अगर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपने चार्ट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आपको ये चार्ट बनाना पड़ेगा ताकि आप रिवाइज आसानी से कर पाओ। उसके बाद आपका रहता है कंटेम्प्रेरी चैलेंज, इंटरनेशनल टेररिज्म का क्या चैलेंज है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटनाएं आपसे पूछी जा सकती है, भारतीय संसद पे आक्रमण या फिर अमेरिका के ट्विंस टावर पर आक्रमण, ये जो टेररिस्ट अटैक है ये किसने किया था, या फिर आपका
सऊदी अरब का जो आतंकवादी संगठन है उसका क्या नाम है, अरब का आतंकवादी संगठन या फिर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन या फिर कश्मीर में जो अलगाववादी आतंकवादी संगठन है, तो आपको इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न से भी एक या दो क्वेश्चन हर बार आ रहा है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। एनवायरमेंटल कंसर्न में बेसिकली आपने देखना है 1972 का जो एनवायरमेंट के ऊपर पहला समिट हुआ था, 1972 से लेकर आपने 2020-2021 तक का आपने देख लेना है कि कौन कौन सी कन्वेंशन हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये कब हुई, पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ, या रियो एग्रीमेंट 1992, या फिर रियो +20 जो कि 2012 में हुआ, दोहा एग्रीमेंट 2012 में हुआ, इस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ। और आपको पता होना चाहिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP1 कब हुआ, COP2, COP3 और अभी COP21 जिसको पेरिस एग्रीमेंट कहा जाता है, COP22, 23, 24 तक हो चुके हैं। तो वो कहाँ कहाँ पे हुए हैं, थोड़ा सा आपको उसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो अरेंज करने के लिए कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेन ही पूछे जाएंगे, सारे 24 आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उसके मेन आपको पता होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत का ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बना, या फिर इंटरनेशनल जो 1948 में मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर 1948, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन ने किस तरीके से फंक्शन किया, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आ जाती है, अब देखिए ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसको भी टोटल मैंने कवर किया है, एप्लीकेशन पे आप इसको देख सकते हैं, हालांकि ये पेड कोर्स में अवेलेबल है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक उसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लेक्चर सीरीज को मैंने अभी चालू किया है, जिसके अंदर 5 लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर चुके हैं, और इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, ऑलमोस्ट 10 से 15 लेक्चर इसके रहेंगे, जो कि इजीली हम 8-10 दिन में कवर कर लेंगे। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया और पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, और यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होने हैं और कौन सा क्वेश्चन हर हाल में आना है। और उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, आपने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके प्रमुख कौन कौन रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक शॉर्टकट ट्रिक बना लेना है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मीन्स प्रेसिडेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी एग्जाम देखे प्रेसिडेंट को क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है, लाइक एन संजीवा रेड्डी, रामनाथ कोविंद, आपके राजेंद्र प्रसाद, इस तरीके से क्या है, आपसे 4 पूछे जाएंगे, बोला जाएगा कि इनको क्रम में लगाओ। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी, सॉरी आपके प्रेसिडेंट की मैं पहले बात कर रहा हूं, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लाइक आपके राधा कृष्ण रहे हैं या फिर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट रहने के दौरान उन्होंने किस युद्ध के दौरान इमरजेंसी को घोषित किया था। तो 1962 का जो इंडिया चाइना वॉर था, उस टाइम इमरजेंसी किसने लागू की थी। तो आपको अगर उनके टाइम पीरियड का पता होगा तभी आप क्या है उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहले आपके प्रेसिडेंट, दूसरे आपके वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे आपके प्रधानमंत्री। ठीक है, ये 3 तो आपको पता होने ही चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आपसे चुनाव आयुक्त के बारे में भी पूछा जा सकता है कि चुनाव आयुक्तों को आपने क्रम में लगाना है। ठीक है, ये आगे आपका इंस्टीट्यूशन में मेनली जो आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका रहता है लाइक आपका इसके अंदर आपका रहता है कमिटीज, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फंडामेंटल जो उसका प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड कौन कौन से केस आए,
और कौन कौन सी कमेटी बनी। लाइक पहली चीज कमेटी और दूसरी चीज केसेस, ये दोनों अलग अलग है। कमेटी अलग है, केसेस अलग है। कमेटी आप पंचायती राज की ले लीजिए, पंचायती राज की बलवंत राय से लेकर आप LM सिंघवी तक ले लीजिए 1985-86। ठीक है, कौन कौन सी कमेटी कब बनी उसको भी क्रम में पूछा जा सकता है। पंचायती राज की आपसे पूछा जा सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कौन कौन सी बनी है कमेटी, या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी है और उनकी क्या क्या मेन सुझाव है, या फिर इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड कौन कौन सी बनी है, OBC आरक्षण से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटी बनी है। तो वो आपको उसका पूरा आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, तो कमेटी। दूसरा है आपका केसेस। केसेस आपके 1950-51 से शुरू हो जाते हैं। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो कि पहला हमारा केस था जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 1951 से लेकर 2020 तक कोई भी केस आपसे पूछा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाइक आपका गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा साहनी बनाम पंजाब सरकार, या फिर इंदिरा गांधी और राजनारायण का केस, मिनर्वा मिल्स केस, ताज पॉल्यूशन से रिलेटेड, ये जितने भी आपके केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस जिन्होंने फंडामेंटल स्ट्रक्चर को प्रभावित किया है, वो आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। उसकी डेट्स भी पता होनी चाहिए और उनकी एक एक दो दो मेन रिकमेंडेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या है, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अब आपका यहाँ पे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉलोनियल हेरिटेज, यानी भारत का जो संविधान बना, भारत के संविधान की जो हेरिटेज है, जो विरासत है, विरासत में आप देखते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश रूल इंडिया में रहा, 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है। तो उसके अंदर जो बेसिक हमने फंडामेंटल जो चीज़ें अपनाई है वो हमें पता होना चाहिए। लाइक हमने द्विसदनीय संसद 1919 में अपना ली थी, पृथक निर्वाचन का सिद्धांत 1909 में अपना लिया था, 1935 में हमने संघवाद अपना लिया था। तो इस तरीके से बेसिक हेरिटेज आपको पता होना चाहिए। और फिर किस देश से हमने क्या चीज़ ली है, अधिकार हमने किस देश से लिए हैं, मूल कर्तव्य किस देश से लिए हैं, DPSP किस देश से लिए हैं, वो सारा एक लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी रिवीजन पर्पज से। अगर आपने डेफिनेटली आपने पढ़े हैं, लेकिन रिवाइज जब तक आप नहीं करोगे तो आपके लिए ये जस्ट वेस्ट है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली बनी है उसकी कॉम्पोजिशन, आइडियोलॉजिकल मूविंग, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट और प्रिंसिपल आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके 289 मेंबर थे, उसमें कांग्रेस के कितने थे, मुस्लिम लीग के कितने थे, उसमें आपके जो राजा रजवाड़े थे प्रिंसली स्टेट से कितने थे, और आपके ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य उसमें आए थे। उसमें आइडियोलॉजिकल मूविंग, मतलब आइडियोलॉजी कितने टाइप की थी, मुस्लिम आइडियोलॉजी, आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, उसमें आपके राइट विंग, लेफ्ट विंग, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया, सोशल चेंज, नेशनल यूनिटी, चेक एंड बैलेंस, बेसिक स्ट्रक्चर डिबेट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने याद रखने हैं मेन। पहला अमेंडमेंट हो गया, 7वां अमेंडमेंट हो गया, 9वां अमेंडमेंट हो गया। उस तरीके से आपका 42nd अमेंडमेंट जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहता है, 44th अमेंडमेंट, और रिसेंट अमेंडमेंट आपको आने चाहिए 98th, 99th, 100, 101, 2, 3, 4। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि रिसेंट जो अमेंडमेंट है वहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। उसके बाद आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसमें प्राइम मिनिस्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्राइम मिनिस्टर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनको क्रम में लगाने के लिए, या किस प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी पॉलिसी अपनाई। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट, स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शनिंग पार्लियामेंट्री कमिटी। उसके बाद जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
इनके बीच में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर आपका ब्लॉक लेवल की कोर्ट, उसमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं, किस तरीके से हमारी जुडिशरी काम करती है, न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होता है, उन्हें पदों से कैसे हटाया जाता है, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद रहता है आपका एग्जीक्यूटिव, आपका स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल में आपका मुख्यमंत्री, एग्जीक्यूटिव के बारे में पूछा जा सकता है। स्टेट लेवल की मंत्री मंडल, मंत्री परिषद के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है जुडिशरी, हाई कोर्ट के बारे में, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, उस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, लाइक स्टेट का इलेक्शन कमीशन, राइट, जो आपका सेंटर का इलेक्शन कमीशन है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd अमेंडमेंट में क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, कौन से उसमें ऐच्छिक काम थे और कौन से उसमें जो करने ही थे काम, वो आपसे पूछा जा सकता है। और आपका उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन, शेड्यूल ट्राइब के लिए नेशनल कमीशन, माइनॉरिटी के लिए नेशनल कमीशन, कब कब वो बने उसकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए, उनके फंक्शंस आपसे ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसमें स्टेट, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेवलपमेंट प्लानिंग, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। बेसिकली जो आपकी 8th यूनिट है, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रैक्टिकल, लाइक आपसे जातिवाद की राजनीति को बारे में पूछा जा सकता है कि जाति के आधार पे, कास्ट के आधार पर पॉलिटिक्स किस राज्य में ज़्यादा हुई, या जाति के आधार पे कौन से दल बने हैं, लाइक आपका बसपा हो गया जाति के आधार पे बना है, या फिर जाति के आधार पे साउथ में कौन कौन से दल बने हैं, नॉर्थ में कौन कौन से दल बने हैं, कब कब वो बने हैं, कौन उसके प्रमुख है, इस तरीके से आपसे क्या है पूछा जा सकता है। रिलीजन का भारतीय राजनीति के अंदर क्या प्रभाव रहा है, रिलीजन के आधार पे प्रमुख झड़पें जो हुई है, दंगे जो हुए हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और रिलीजन किस तरीके से इम्पैक्ट करता है इंडियन पॉलिटिक्स को, वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका रीजनलाइजेशन के ऊपर पूछा जा सकता है कि क्षेत्रवाद की राजनीति भारत में कैसे होती है, क्षेत्रीय दल किस प्रकार से उसको प्रमोट करते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, अनइक्वल डेवलपमेंट जो स्टेट्स की होती है उसके आधार पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो बेसिक फैक्टर है। जेंडर इंडियन पॉलिटिक्स में किस तरीके से अपना काम करती है, आपकी जो लिंग के आधार पे आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात होती है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की बात होती है, तो वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट आपका रहता है यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो 2 टाइप के बनते हैं, एक आपके बनते हैं थिंकर्स से जो आपसे पूछे ही जाते हैं, दूसरे बनते हैं थ्योरी से। थिंकर्स आपको सारे पता होने चाहिए कि किस थिंकर ने कौन सी थ्योरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दी है, कौन सा थिंकर क्लासिकल थिंकर में काउंट होता है, कौन सा थिंकर आपका व्यवहारवादी में काउंट होता है, और कौन सा आपका इंस्टीट्यूशनल थिंकर है। लाइक आप शुरू कर दीजिए FW टेलर से, मैक्स वेबर से, या मैक्स वेबर से पहले चार्ल्स बेवेज थे, ठीक है, रॉबर्ट ओवन थे, उनको क्लासिकल थिंकर माना जाता है, और फेयोल को भी क्लासिकल थिंकर माना जाता है। उसके बाद हावर्थन परीक्षण होता है, हावर्थन परीक्षण के बाद आप देखते हैं मेयो को, देखते हैं आप मेयो को क्या है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल के साथ जुड़ा हुआ माना जाता है। उसके बाद आप देखते हैं हर्जबर्ग आते हैं, अब्राहम मैस्लो आते हैं जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है आपके, उसके बाद आप देखते हैं पीटर एफ ड्रकर आते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है अलग अलग उनका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, कौन सा क्लासिकल है, कौन से थिंकर व्यवहारवादी है, कौन से थिंकर सोशल स्कूल के साथ जुड़े हैं, कौन से मोटिवेशन थ्योरी के साथ जुड़े हैं। तो इस तरीके से आपको उनका पता होना चाहिए। उसके बाद जो थ्योरेटिकल है आपका, थ्योरी के अंदर आपसे कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल
ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट हमारे को लगा है, हमने पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ना होता है, वहाँ से इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, यूनिट 10 से आपसे गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं कि गुड गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस क्या है, और गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या प्रयास भारतीय सरकार ने किए हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। लाइक आरटीआई का इनिशिएटिव लिया गया है, ओम्बुड्समैन का इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस में पब्लिक किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जनरल से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, कि किस तरीके से चेक एंड बैलेंस प्रशासन और नागरिकों के बीच रहता है, किस प्रकार से चेक एंड कंट्रोल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच, या फिर किस तरीके से कंट्रोल करती है आपकी जो लोकसभा है वो किस तरीके से मंत्री परिषद को कंट्रोल करती है, उनके उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, ओम्बुड्समैन, लोकपाल, लोकायुक्त। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आरटीआई हमने कब अडॉप्ट की, ओम्बुड्समैन की संस्था हमने कब अडॉप्ट की, लोकायुक्त की, लोकपाल की, लोकायुक्त और लोकपाल में क्या अंतर है, पहला लोकपाल कब स्थापित किया गया, पहला लोकायुक्त कब स्थापित किया, सेंटर में लोकायुक्त होता है या लोकपाल, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लोकायुक्त की आपसे एलिजिबिलिटी पूछी जा सकती है, लोकपाल की एलिजिबिलिटी पूछी जाती है। तो लोकायुक्त बेसिकली होते हैं स्टेट के अंदर, पहला लोकायुक्त महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था 1971 में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा बिहार में, ठीक है, इस तरीके से आपने, और चौथा महाराष्ट्र में। तो लोकायुक्त, लेकिन लोकपाल की संस्था 2014 के बाद आई है, ठीक है। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं ग्रास रूट गवर्नमेंट यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये आपका यूनिट 7 में भी है और यूनिट 10 में भी है। तो पंचायती राज की संस्था किस तरीके से गुड गवर्नेंस को या गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करती है, उसके बारे में ही यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग। प्लानिंग के लिए जैसे हमारा पहले एनडीसी था, हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसे बोला जाता है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती थी योजना आयोग की, ठीक है। योजना आयोग की जगह अभी हमारा नीति आयोग आ गया है, तो एनडीसी ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो आपसे यहाँ नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से पॉलिसी बनती है, क्या फ्रेमवर्क रहता है, भारत ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो 17 गोल्स थे उसको कहाँ तक अचीव कर लिया है, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल 2015 में अपनाए हैं, ठीक है, और कब तक का लक्ष्य रखा है, तो वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RTE। तो पब्लिक पॉलिसी जो बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड बनी है, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया आपका, नेशनल वाटर रिसोर्सेज मिशन हो गया आपका, और आपका मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, ठीक है। और हाउसिंग के लिए लाइक प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये किसने शुरू की, कब शुरू की, या फिर अभी आपसे पूछे जा सकते हैं कि भारत ने क्या टारगेट रखे हैं नेशनल शहरी आवास योजना और ग्रामीण आवास योजना के। और लास्ट आपका है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट पंचायती राज सिस्टम के अंदर क्या होता है, जन सुनवाई क्या होता है, किस तरीके से हम अकाउंटेबल बनाते हैं अपने प्रशासन को, जिला प्रशासन हो या आपका स्टेट प्रशासन हो।
और सबसे लास्ट में आपको चीज़ बोलना चाहूँगा, जब मैंने ये सेशन शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बोला था आपने अपनी जो स्टडी शुरू करनी है, अपनी स्टडी शुरू करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से होगा क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अभी क्योंकि 25 दिन से भी कम टाइम आपके पास बचा है तो ये रिवीजन का टाइम है। बेसिकली जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई वो सब चीज़ों के ऊपर एक बार आपने नज़र डालनी है, उसका चार्ट बनाना है, सार्क का गठन कब हुआ, आसियान का गठन कब हुआ, G20 का गठन कब हुआ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस तरीके से आपने एक लिस्ट बना लेनी है। और साथ ही लास्ट जो आपका रहता है वो रिवीजन का रहता है। जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं सबको रिवाइज आपने करना है। जितने भी नोट्स मीन आपके खुद के नोट्स हो, आपने कहीं से परचेज किए हैं, उसको आपने रिवाइज करना है। साथ ही साथ वन लाइनर जो आपने बनाए हैं या फिर मेरे वन लाइनर जिन्होंने डाउनलोड किए उसको रिवाइज करना है। तो अभी क्योंकि आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 25 दिन है तो दिन के 200 क्वेश्चन को आपने पक्का करना है। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने 5000 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए और आपके दिमाग में वो बैठ गए तो वहीं से नेट JRF इजीली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 40 से 50 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका, आपने पहले तो अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, वन लाइनर रिवाइज करने हैं। तीसरी चीज आपने डेली मॉक टेस्ट देने हैं। डेली मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मान लीजिए, आप मार्केट से कोई बुक ले लीजिए, वहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। या फिर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल मॉक टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है। तो आप क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। एक आप या तो आप इकट्ठे दे दीजिए, 1-1 घंटे का टाइम, 2 घंटा, क्योंकि आपका क्या होगा, एक तरीके का आपका रुझान, आपकी ओरिएंटेशन एग्जाम ओरिएंटेड हो जाएगी। क्योंकि 2 घंटे अगर आप डेली झेल सकते हैं तो पेपर आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा और वहाँ से बहुत सी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेगी। क्योंकि जो ये 5000 क्वेश्चंस हैं मॉक टेस्ट के, 50 मॉक टेस्ट में, वो 5000 वन लाइनर से बिल्कुल डिफरेंट है। सो आई होप आपके लिए ये स्ट्रैटेजी की वीडियो यूजफुल रही होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।